CRT Class 10 Geography Agriculture. India is an agriculturally important country. भारत में कृषि का ट्रेस हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से ही हम लोग देख सकते हैं और ये काफ़ी ओल्ड एज प्रैक्टिसेस है इंडिया में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से, कालीबंगन से और भारत में हड़प्पन सिविलाइजेशन के कई चालकोलिथिक एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिलते हैं। भारत की 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंगेज्ड है, बट जीडीपी में मियरली 12 to 16% ही इसका कंट्रीब्यूशन है। बात करते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग की, तो पहले बात करते हैं झूम कल्टीवेशन की, जिसको कि बर्न एंड स्लैश कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। दुनिया भर के अलग अलग जगहों पर इसका नाम अलग अलग है। जैसे द बर्न स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज़ नोन एज मिल्पा, मिल्पा कहा जाता है मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में, कोकोनो इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राज़ील, मसल इन सेंट्रल अफ्रीका, लडांग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम और इंडिया के भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसका नाम है। जैसे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पॉड, केरला में ओनम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीवर, मशान, पेड़ा तथा बीरा और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालड़ा कहा जाता है। तो ये काफ़ी प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस है। क्या होता है इसमें कि एक बहुत बड़े एरिया को जंगल में पहले आग लगा दी जाती है और फिर जो राख होता है उस पर सीड को स्प्रे कर दिया जाता है, छीट दिया जाता है। फिर जब फसल आती है तो लोग उसको काट लेते हैं और फिर दूसरे जगह पर चले जाते हैं ताकि फिर से वहाँ पे पौधे उगाएं। तो इस ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी इससे नहीं होता है और फिर पौधे भी उगाते हैं, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, ताकि आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, इसलिए शिफ्टिंग भी कहा जाता है। बर्न एंड स्लैश, काटो और जलाओ, कई इसके नाम हैं और डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट भी कहा जाता है। इसके अलावा एक फार्मिंग है जिसको कहा जाता है निर्वाहक कृषि, सब्सटेंशियल फार्मिंग, जीवन निर्वाहक, मतलब उसमें प्रोडक्शन जो है, जितना प्रोडक्शन होता है उतना यूज हो जाता है, कोई भी सरप्लस नहीं होता है और सरप्लस होता भी है तो सिर्फ इतना कि नेक्स्ट ईयर उसका बीज के रूप में इस्तेमाल कर सके या थोड़ा बहुत बेच सके, इमरजेंसी टाइम के लिए रख सके। इसमें निर्वाहक खेती में क्या किया जाता है कि इसमें अधिकांश सेरल क्रॉप्स होते हैं। सेरल क्रॉप्स यानी खाद्यान्न फसल, पैडी, मेज, वीट, यही सब इसमें प्रोडक्शन किया जाता है। घरेलू मांग की पूर्ति करने के लिए खेती की जाती है और जो परंपरागत ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उसी के आधार पर खेती किया जाता है। इसमें कोई मॉडर्नाइजेशन, कोई भी साइंटिफिक मीन के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग यह होता है, ये पूरा का पूरा ट्रेड के दृष्टिकोण से किया जाता है कि इसको ट्रेड किया जाता है। इसमें अधिकांशतः कैश क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है, जिस क्रॉप का इंटरनेशनल मार्केट में और नेशनल मार्केट में डिमांड हो। इसमें रासायनिक उर्वरक, पीरकनाशी, फार्म मशीनरी का इस्तेमाल करके और बड़े बड़े फार्मों का भी स्थापना करी जाती है। यह एक कैपिटल इंटेंस एग्रीकल्चर है, इसमें काफ़ी कैपिटल लगता है, लेबर लगता है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी होता है। हायर यील्डिंग वेराइटी सीड्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जाता है ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। इससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी होता है। अगला है इंटराइव फार्मिंग। यह प्रत्येक इकाई पर पूंजी एवं श्रम का उपयोग करके एक निश्चित समय अवधि में, जिसको गहन खेती की जाती है, इस तरह की खेती की जाती है। इसमें रासायनिक उर्वरक, उन्नत बीज, जो सबसे टॉप क्लास के बीज है, कीटनाशक दवाई और फसल परिवर्तन, सभी चीज़ों का देखा जाता है कि समय समय पर खेतों को छोड़ा जाता है प्रति, काफ़ी चीज़ों का ध्यान रख करके किया जाता है। अब एक आता है कॉरपोरेट फार्मिंग। ये कॉरपोरेट फार्मिंग क्या होता है, कृषि से पहले ही एक जो बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनी है, जैसे पोटैटो का प्रोडक्शन करने वाला कोई किसान है, या कॉर्न का प्रोडक्शन करने वाला कोई किसान है। अब पेप्सिको है जिसको लेज चिप्स बनाना है, कोका कोला है जिसको चिप्स बनाना है, और या कॉर्न है जिसको पॉपकॉर्न बनाना है। पहले से इससे कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं कि हाँ, आप अपना प्रोडक्शन हमें दे दीजिएगा इतने दाम में, और किसान और जो बायर है, सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इसका ये लाभ है कि किसान को भी कई बार डाउनफॉल होता है
मार्केट में कि हाँ कहीं दाम कम गया या किसको बेचेंगे, इससे मुक्ति हो जाती है और वो टेंशन फ्री खेती करते हैं। इसके अपने लाभ भी हैं, इसके अपने हानि भी है। कोऑपरेटिव फार्मिंग भी होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तरह का होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि कोई भी एक्सटर्नल मतलब केमिकल फैक्टर इसमें नहीं होता है, किसी भी प्रकार का केमिकल बीज का इस्तेमाल या सभी की सभी जो सब्जी के छिलके हो गए जो ऑर्गेनिक है, काऊ डंग वगैरह से मिला करके केचुआ पालन, तो इसमें इस प्रकार की खेती की जाती है। सिक्किम एक स्टेट बना था, न्यूज़ में था, ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट। और एक होता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में लो इनपुट मैक्सिमम आउटपुट से खेती किया जाता है। अब देख लेते हैं क्रॉपिंग पैटर्न की। क्रॉपिंग पैटर्न जैसे कि इंडिया में रबी, खरीफ और जायद। रबी क्रॉप आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर। अगर इसका एक एक फसल याद रखें, जैसे रबी क्रॉप में वीट है तो सबको पता है कि वीट की बुआई कब होती है, किसी एक को याद रख ले। और कब इसका हार्वेस्टिंग सीजन है, मार्च अप्रैल जून में हार्वेस्टिंग होता है, इसका मतलब इसकी बुआई ज़रूर दिसंबर या नवंबर में होता होगा। उसी प्रकार जब बारिश आती है, मानसून आती है इंडिया में, तो फिर पैडी का एग्रीकल्चर होता है। और मानसून कब आता है? जून जुलाई में आता है। तो ठीक है, जून जुलाई में इसका बुआई होता है, तो फिर कटाई होगा नवंबर दिसंबर में। इस तरह से याद रख सकते हैं कब किसका होता है। रबी क्रॉप आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। जो हार्वेस्टिंग सीजन है, इस तरह से इसका याद रखा जा सकता है। बात कर लेते हैं मेजर क्रॉप की। सबसे पहले राइस की। राइस के लिए एलुवियल सॉइल चाहिए, इसको पानी की बहुत ज़रूरत होती है। और दूसरा बात कि इरिगेशन फैसिलिटी जहाँ पे अच्छी नहीं है, वहाँ पे राइस का एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता है। जहाँ कहीं भी एलुवियल सॉइल है और वहाँ पे राइस की कल्टीवेशन बहुत अच्छी होती है। एलुवियल सॉइल कहाँ पे मिलती है? ये बनता है रिवर सिस्टम के द्वारा, जो डिपॉजिट की जाती है मिट्टी को। कोई भी पहाड़ी इलाका है और वहाँ से निकलता है नदियाँ, और नदियाँ अपने साथ बहा करके लाती है सिल्ट और गाद, उससे बनता है एलुवियल सॉइल। यानी कि नदी और नदी घाटी सिस्टम के द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी के द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। इंडिया में जहाँ कहीं भी नदियाँ हैं वहाँ पे इस तरह का जलोढ़ मिट्टी मिलेगा और वहाँ पे चावल खेती होगा। जैसे साउथ इंडिया का कोस्टल प्लेन, कावेरी डेल्टा, गंगेटिक डेल्टा, ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, ETC। टेम्परेचर इसके लिए 25 डिग्री चाहिए और रेनफॉल 100 सेंटीमीटर चाहिए। अब कहाँ कहाँ होता है? जैसे हमने बात करा एलुवियल प्लेन, जहाँ कहीं भी ये गंगेटिक प्लेन हो गए। ऐसे तो कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ कहीं भी इरिगेशन की सुविधा की गई है वहाँ भी इसकी खेती की गई। हालांकि इसके निगेटिव फैक्टर भी आए हैं कि ग्राउंड वाटर में कमी आई है। जैसे पंजाब वगैरह राइस के लिए सूटेबल नहीं है, फिर भी वहाँ पे इरिगेशन के दम पर इसका खेती किया गया, जिसके कारण वहाँ का ग्राउंड वाटर डिप्लेट कर गया है। चावल जो है मानसूनी क्षेत्र में बोया जाता है। चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सबसे ज़्यादा मिस्र में है, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चाइना करता है। इंडिया में कहाँ कहाँ पे होता है? जो भी डेल्टाई रीजन है, गंगा का डेल्टा और कृष्णा कावेरी का डेल्टा, कोस्टल प्लेन, पंजाब, और पूरे वर्ल्ड में देखिए तो गंगा डेल्टा, इरावदी डेल्टा, मेनाम डेल्टा और बहुत सारे इलाका, ये इंडिया में है चावल प्रोडक्शन के लिए। जैसे हमने बात करा कोस्टल एरिया वगैरह। नेक्स्ट आता है वीट। वीट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप। मेन फूड क्रॉप इसी से आता है। आटा की बात कर रहे या उससे जो भी प्रोडक्ट बने, फ्लोर या ब्रेड बनता हो, इसके लिए उससे थोड़ा कम बारिश चाहिए, 50 से 75, और उसके तुलना में कम चाहिए। गंगा सतलज प्लेन में यहाँ पे काफ़ी होता है। ब्लैक सॉइल में भी इसकी प्रोडक्शन की जाती है गेहूँ की। इसका जो जन्मभूमि है फिलिस्तीन माना जाता है। और एक रबी क्रॉप में ये रबी क्रॉप है, इसमें कुछ डिजीजेज हो जाती है जिसको कहा जाता है रेड रोट। रेड रोट नामक एक रोग भी इसमें कई बार लग जाता है। पंजाब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता था गेहूं का अब तक, लेकिन अब MP बन गया इंडिया का सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन करने वाला स्टेट। हालांकि प्रोडक्टिविटी अभी भी पंजाब में ही सबसे ज़्यादा है वीट का। वीट की प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ कहाँ होती है, ये सब रीज़न है जहाँ पे हम देख सकते हैं वीट का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पर किया जाता है। मेज़ इज़ ए क्रॉप विच इज़ यूज्ड, जिसका कि उपयोग फूड और फॉडर, चारे के रूप में भी पशुओं के लिए और खाने के लिए भी किया जाता है। 21 से 27 डिग्री
सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। बिहार जैसे राज्यों में एक रबी में भी इसका किया जाता है गेहूं के साथ साथ। अब इसका उपयोग मॉडर्न इनपुट के साथ, हायर यील्डिंग वैरायटी सीड के साथ, इरिगेशन फैसिलिटी इंक्रीज होने के बाद कई जगहों पर किया जा रहा है। कई जगहों पर तो मेज को पहले ही काट लिया जाता है और यूजली पॉपकॉर्न बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है शुगर कैन। इट इज़ ए ट्रॉपिकल एज वेल एज ए सब ट्रॉपिकल क्रॉप। इसके लिए भी एलुवियल सॉइल चाहिए, जलोढ़ मिट्टी, और रेनफॉल 75 से 100, इरिगेशन भी ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा यूपी के बेल्ट में किया जाता है, लेकिन अब साउथ इंडिया में जो शुगर कैन किए जाते हैं प्रोडक्शन, वहाँ के गन्नों में ज़्यादा रस हो रहा है, वहाँ पे ज़्यादा सिरप मिल रहा है। अब शुगर इंडस्ट्री भी वहाँ भी ग्रो कर रही है। ऑयल सीड। ऑयल सीड में आता है ग्राउंड नट। ग्राउंड नट एक खरीफ क्रॉप है एंड कई जगहों पे तेल के लिए, ऑयल के लिए कोकोनट का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से इलाके हैं? जैसे केरला। ऑयल सीड इंडिया में इन 2008 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन द वर्ल्ड। लेकिन ये आंकड़े बदलती रहती है। चाय दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण पेय है, एक सदाबहार पौधा है जो उसके पत्तियों से उसको तैयार किया जाता है। ये काफ़ी लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन है, इसके लिए काफ़ी लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इसकी खेती करवाया अपने लिए। असम का जो रीजन है, दार्जिलिंग का जो रीजन है इंडिया में, वहाँ पे इसका प्रोडक्शन किया जाता है। भारत में विश्व में सर्वोच्च कोटि की चाय मिलती है, लेकिन इसके भी प्रोडक्शन में चाइना का पहला स्थान है। अगर एक्सपोर्ट की बात करें कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो श्रीलंका, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या काफ़ी कम है। चाय के बाद बात कर लेते हैं कॉफ़ी की। साथ ही साथ कॉफ़ी में इंडिया में सबसे पहले बाबा बुदान की पहाड़ियों पर लगाया गया, और इंडिया में भी जो कर्नाटका है इसके प्रोडक्शन में काफ़ी अग्रणी है। बाबा बुदान की पहाड़ियों में सबसे पहले लाया गया था। और भारत में जो अभी कॉफ़ी का एक वैरायटी है रोबस्टा अरेबिका, उसको शायद जीआई टैग भी मिला है। नेक्स्ट है मिलेट्स। मिलेट्स वैसे जगहों पर भी उग जाते हैं जहाँ पे पानी, बारिश कम होती है, इरिगेशन भी कम होता है। ठीक है, मिलेट्स में कौन कौन से आते हैं? बाजरा हो गए, रागी हो गए, ज्वार हो गया। ज्वार, बाजरा, रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। अब वैसे इलाका जो ड्राई एरिया हैं, जैसे राजस्थान का एरिया हो गया, गुजरात के कुछ एरिया हो गए, वहाँ पे होता है। इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया विच हार्डली नीड्स इरीगेशन। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट आर, जहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये डेटा चेंज भी होते रहता है। कॉफ़ी के बारे में हमने बात कर ली, बाबा बुदान की पहाड़ी के बारे में भी। इसके अलावा नॉन फूड क्रॉप जो मेनली कैश क्रॉप कहे जाते हैं, जिनका एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के बाहर इंडस्ट्रियल यूज़ है, जैसे रबर। रबर में केरला का स्थान पहला है, और रबर, प्राकृतिक रबर जो पहले आया था इंडिया में, अमेजन इसका स्थान माना जाता है। अमेजन की जो द्रोणी है, इसके एक वृक्ष होता है जिसका नाम है हेविया ब्राजीलियनेसिस। उस वृक्ष के जो मिल्की लिक्विड होता है, जिसको लैटेक्स कहा जाता है, उसी लैटेक्स से रबर भी बनाया जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा केरला में होता है रबर का प्रोडक्शन। रबर इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप। इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट अंडर द स्पेशल कंडीशन, कुछ स्पेशल कंडीशन के बाद इसको अन्य जगहों पर भी ग्रो किया जाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, जैसे हमने बात करा इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। ये केरला में, तमिलनाडु में और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, जहाँ पर भी बारिश होती है 0 डिग्री यहाँ के आसपास के जो इलाका है जहाँ पे बारिश अधिक होती है, वहाँ पे रबर का प्रोडक्शन किया जाता है। फाइबर क्रॉप्स में आ गया कॉटन। कॉटन के लिए क्या चाहिए? सबसे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 210 दिन फ्रॉस्ट फ्री, यानी कि कोहरा मुक्त दिन होना चाहिए कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। ब्लैक सॉइल होना चाहिए जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, इरिगेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। हालांकि अब बीटी कॉटन ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन के मदद से। तो ये सब फाइबर क्रॉप में है। और एक और आ जाता है, बच जाता है जूट। जूट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप है और जिसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। आज़ादी के बाद जूट प्रोडक्शन वाला एक बहुत बड़ा एरिया बांग्लादेश में चला गया,
और ये अभी जितने भी जूट मिल हैं वो वेस्ट बंगाल और बिहार और असम में ज़्यादा होता है। वो हुगली नदी और उसके किनारे ही कंसंट्रेटेड है। काफ़ी हाई कॉस्ट होता है। ये लूजिंग मार्केट है। इसमें काफ़ी ध्यान से इस पर इसका प्रोडक्शन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट फूड सिक्योरिटी नेक्स्ट वीडियो में बात